ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब कि हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो किस तरीके की टिश्यूज से बनी हुई है हमारी एलिमेंट्री कैनाल या गट, उसको गट भी कह सकते हैं और एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम बनाया है हमने कि कौन कौन सी लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल में। ओके, एक्चुअली में टिपिकली अगर देखा जाए तो ये इंटेस्टिनल का जो पार्ट है ये उसकी लेयर्स है सारी, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसी लेयर्स हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि ईसोफेगस में एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो टिपिकली ये एक्चुअली एक पार्ट है, तो वो किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ये लार्ज इंटेस्टाइन कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये इसका है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी लेयर होती है। इसमें टोटल 4 लेयर आपको मिलेंगी। पहली होती है सेरोसा, जिसे हम विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। विसरल मतलब सबसे बाहर का जो पोर्शन होता है उसे हम हमेशा विसरल कहते हैं। तो विसरल पेरिटोनियम या सेरोसा। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। ये स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है, या इसका एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप होता है इसका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये उसमें होता है और साथ में स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर बनता है सेरोसा। कौन कौन सा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, इन दो से मिलकर बनता है। फिर नेक्स्ट आता है क्या? ये आपको जो लेयर दिखाई दे रही है, ये ऐसे पैचेस जो है, ये दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है ऑर्बैक प्लेक्सस। मतलब ये कहां से आ रहा है? ये नर्वस सिस्टम से आ रहा है। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है ऑर्बैक्स प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब क्या होता है? नेटवर्क। तो यहाँ पे नेटवर्क है बहुत सारे नर्व फाइबर्स का या न्यूरॉन्स का। ठीक है, ऑर्बैक्स प्लेक्सस है ये वाला। उसके बाद इसकी स्पेलिंग क्या है? AUER BACH ऑर्बैक्स प्लेक्सस। उसके बाद क्या है? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, अच्छा ये जो है ये हम देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ जो पार्ट है ये हो गया ऑर्बैक्स प्लेक्सस। ठीक है, और ये हो गया क्या? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। उसके बाद जो है ये क्या है? यहां से लेकर यहां तक सर्कुलर मसल्स, एक ये, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये 4 मैंने बनाई है इसमें। तो 1 से लेकर 5 तक हो जाती है, 3 से लेकर 5 तक हो जाती है। ये क्या है? सर्कुलर मसल्स। ठीक है, तो सर्कुलर मसल्स प्लस ऑर्बैक्स प्लेक्सस प्लस लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इज इक्वल टू मस्कुलरिस। इसे हम कहते हैं मस्कुलरिस। ठीक है, तो जो सेकंड लेयर हो गई वो किसकी हो गई? मस्कुलरिस की। मस्कुलरिस में हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको पहला है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो ये दिखाई दे रही है आपको। उसके बाद ऑर्बैक्स प्लेक्सस जो ये है, डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये सारा। और उसके बाद लास्ट है सर्कुलर मसल्स जो आपको ये दिखाई दे रही है लेयर। 3-4 मैंने पूरी ऐसे एक साथ बना दिए, एक साथ इसको मैंने ऐसे कर दिया स्ट्रक्चर को, ऑर्बैक्स प्लेक्सस। ठीक है, ओके। इसके बाद ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये खाली पोर्शन, खाली जगह आपको जो दिखाई दे रही है ये वाली। ठीक है, अच्छा इसको खाली को छोड़िए, इसको यहां से हम देखते हैं। सर्कुलर मसल ये लास्ट वाली है हमारी। इसके बाद से लेके यहां तक का जो पोर्शन है ये कहलाता है सबम्यूकोसा। इट इज नोन एज सबम्यूकोसा। कौन सा? जहां पर सर्कुलर मसल्स खत्म हो रही है, ये लास्ट सर्कुलर मसल है ये वाली। और इसके बाद से लेके ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यहां तक, ये क्या है? बीच का पोर्शन, दिस इज सबम्यूकोसा। और सबम्यूकोसा में बीच में क्या आता है? इसमें बीच में आता है मेसनर्स प्लेक्सस। मेसनर्स प्लेक्सस प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। ये सबम्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सबम्यूकोसा हो गया थर्ड पोर्शन सबम्यूकोसा। उसी में मेसनर्स प्लेक्सस प्रेजेंट है। हम बताएंगे इसका क्या काम है, जहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है ये वाली जो लेयर आती है, ठीक है, ये सब कहते हैं क्या? मस्कुलरिस म्यूकोसा। दिस वन इज मस्कुलरिस म्यूकोसा। फिर पीछे पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है क्या? लैमिना प्रोपिया। लैमिना प्रोपिया। और फिर जो अंदर वाली आपको लेयर दिखाई दे रही है सबसे अंदर, वो कहलाती है क्या? एपिथेलियम। तो मस्कुलरिस म्यूकोसा प्लस लैमिना प्रोपिया प्लस एपिथेलियम इज इक्वल टू म्यूकोसा। ये हो गई आपकी 4th लेयर। ठीक है, 4th। तो ये 4th लेयर जो है म्यूकोसा किससे मिलकर बनी है? मस्कुलरिस म्यूकोसा। मतलब ये वाली लाइन जहां पर सबम्यूकोसा खत्म हो रहा था, फिर लैमिना प्रोपिया, और फिर सबसे अंदर की लाइन एपिथेलियम। ओके, और उसके अंदर होता है, अंदर सबसे अंदर क्या होता है? ल्यूमन, जिसमें कि फूड आगे प्रोपेगेट करता है। ओके, तो ये सारी इसकी लेयर्स हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, वो समझ लेते हैं हम जरा। जैसे कि एपिथेलियम फॉर्म्स, अब जो अंदर वाली जो लेयर है एपिथेलियम, इसी लेयर में अंदर की तरफ बनते हैं क्या, विलाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ये सब इसी में बनेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में अभी। तो वो ग्लैंड्स कौन सा पार्ट बना रहा है एलिमेंट्री कैनाल का, एपिथेलियम, अंदर की तरफ है। ल्यूमन अंदर है तो फूड भी अंदर होगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यही तो प्रेजेंट होगी ताकि अपना जो जूस है निकाल कर यहाँ डाल सके इसमें, फूड में, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स जो होती हैं वो, एंड इसके अलावा विलाई, विलाई भी एपिथेलियम में ही प्रेजेंट होती है। मतलब बताया था आपको मैंने, विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, तो वो भी कहाँ होते हैं, एपिथेलियम में ही होते हैं। नेक्स्ट है इसोफेगस इज आउटसाइड द सीलोम। इसोफेगस भी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा ही है, लेकिन इसोफेगस की जो आउटर लेयर होती है वो सेरोसा वहां पर एब्सेंट होती है, वहां सेरोसा नहीं होती, ठीक है। वहां पर कौन सी होती है प्रेजेंट, वहां पर होती है इलास्टिक फाइबर की बनी हुई एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, एडवेंटिशिया एक्सटर्ना। तो क्या प्रेजेंट होता है वहां पर बाहर, अ कोट ऑफ डेंस इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक फाइबर से येलो फाइबर जो होते हैं उनकी एक डेंस लेयर होती है जो कि आउटसाइड प्रेजेंट होती है इसोफेगस पर, और वो जो लेयर होती है, जो डेंस कोट है पूरा इलास्टिक फाइबर का कनेक्टिव टिश्यू का, उसे हम कहते हैं क्या, एडवेंटिशिया एक्सटर्ना या एक्सटर्नल एडवेंटिशिया, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसोफेगस की जो आउटर लेयर है वहां पर सेरोसा एब्सेंट है या विसरल पेरिटोनियम एब्सेंट है, वहां पर प्रेजेंट क्या होती है, एक्सटर्नल एडवेंटिशिया, एक्सटर्नल एडवेंटिशिया या एडवेंटिशिया एक्सटर्ना, ठीक है। तो वो किसकी बनी होती है, येलो इलास्टिक फाइबर्स की, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है फिर ऑर्बिक प्लेक्सस और मेजनस प्लेक्सस का काम क्या है, ऑर्बिक प्लेक्सस और मेजनस प्लेक्सस का काम क्या है। जो ऑर्बिक प्लेक्सस है वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। तो नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये किसका पार्ट है, ऑर्बिक प्लेक्सस पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम का, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है। एंड क्या करता है, फंक्शन क्या है इसका, इट सेंड्स द सिग्नल टू द एलिमेंट्री कैनाल फॉर द पेरिस्टालसिस। मतलब जो पेरिस्टालसिस होती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसके लिए जो सिग्नल्स आते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से, तो वो एक्चुअली में कहाँ पहुंचते हैं, ऑर्बिक प्लेक्सस पर। और ऑर्बिक प्लेक्सस जो होता है वो मैसेज देता है किसको, एलिमेंट्री कैनाल को, ताकि वो पेरिस्टालसिस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है मेजनस प्लेक्सस। मेजनस प्लेक्सस जो है ये अंदर वाला है, ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ एसएनएस या सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, और इसका काम होता है क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना, यानी कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करना ताकि वो अपना जूस उसमें सीक्रेट कर सकें, इसमें स्टमक के लीमन में, ठीक है, लीमन। तो ये हो गया क्या, हिस्टोलॉजी ऑफ गट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इससे देखने से पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं जरा, जैसे कि मास्टिकेशन। मास्टिकेशन क्या होता है, च्यूइंग ऑफ फूड। तो प्रॉपरली जब सलाइवा मिल जाता है फूड के साथ, हम उसे च्यू करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मास्टिकेशन, ठीक है। डिग्लूटिशन क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ फूड। जब हम फूड को च्यू करने के बाद गल्प करते हैं, स्वेलो करते हैं, दैट प्रोसेस नोन एज डिग्लूटिशन। नेक्स्ट बुलस, मतलब जब हम फूड को प्रॉपरली मास्टिकेट करते हैं सलाइवा के साथ मिलाकर, तो फूड जो होता है इट बिकम्स अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट बॉल लाइक स्ट्रक्चर पास थ्रू द इसोफेगस। तो जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है फूड का, उसे हम कहते हैं बोलस, ठीक है। तो फूड बिकम्स बॉल लाइक ड्यू टू मास्टिकेशन। नेक्स्ट काइंड, जब फूड स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीट डाइजेस्ट तो नहीं होता स्टमक में, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है फूड का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो पार्शियल डाइजेशन हो जाता है फूड का स्टमक में, उस समय फूड क्या कहलाता है, काइम, और काइम की फॉर्म में ही फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो दिस इज काइम। तो व्हेन फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन स्टमक एंड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा एक पॉइंट और है, मैक्सिमम विलाई जो होती है वो जेजुनम में प्रेजेंट होती है, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब क्या है कि वो ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है अपने जूसेस को सीक्रेट करके। ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनके पास अपनी कोई डक्ट नहीं होती है, जिनके पास अपनी कोई डक्ट होती है
किसी एक टारगेट साइट तक पहुंचाने के लिए अपने सिक्रेशन को। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनके पास में डक्ट नहीं होती है, वो अपने सिक्रेशन को ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू पहुंचाती है किसी भी टारगेट साइट तक। तो ये जो ग्लैंड्स है कैसी है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो इनके बारे में समझते हैं जरा। सबसे पहली कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड से पहला है पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट, बिलो द ईयर, ईयर के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है नीचे की तरफ, ओके। इसके पास जो डक्ट होती है उसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट। और ये कहां डक्ट ओपन होती है, ये हमारे ऊपर के सेकंड मोलर में जाके ये डक्ट ओपन होती है, ठीक है, और अपने सिक्रेशन को छोड़ती है, सलाइवा को वहां पर रिलीज करती है। नेक्स्ट है सबमैंडिबुलर सब एक्सिलरी। ये वार्टन्स डक्ट है इसके पास डक्ट का नाम जो है इसका नाम है वार्टन्स डक्ट। मतलब साइंटिस्ट के नाम पर नाम किए हुए हैं, वो स्टेंसन है, ये वार्टन है। ओपन एट बिलो सेंट्रल इंसिजर, तो जो नीचे वाले जो इंसिजर है वो भी सेंटर वाले जो है वहां पर ओपन होती है, दोनों साइड से डक्ट आ रही है सबमैंडिबुलर सब एक्सिलरी की। तो वो डक्ट वहां पर आकर नीचे इंसिजर में आके ओपन होती है और वहां पर सलाइवा को रिलीज करती है। याद रखिए सारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये पेयर में प्रेजेंट है, ये अकेले नहीं होती है। टोटल 6 है नंबर में, लेकिन टाइप 3 है, ठीक है। सबलिंगुअल जो ग्लैंड है वो फ्लोर टंग के नीचे प्रेजेंट होती है और वहीं पर अपने सिक्रेशन को सिक्रेट करती है। लेकिन इसके पास एक डक्ट होती है छोटी सी, इसका नाम क्या होता है, डक्ट ऑफ रेविनस, ठीक है। सलाइवा क्या है, सलाइवा सिक्रेशन है इन्हीं तीनों ग्लैंड्स का। अब अगर कंपोजिशन की बात करते हैं सलाइवा की, तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले वाटर 99.5% उसमें वाटर है, इसके अलावा म्यूकस है, उसके अलावा फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ आयंस हैं, लाइसोजाइम है और थायोसाइनेट है। लाइसोजाइम और थायोसाइनेट दोनों ही क्या है, एंटीबैक्टीरियल होते हैं नेचर में। हम फूड जो खाते हैं उसमें साथ में जो बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं हमारे माउथ में, वो सब किल हो सकते हैं इन दोनों के द्वारा, ठीक है। दे बोथ कैन किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड व्हिच वी इंजेस्ट, व्हिच वी ईट। एंड सलाइवरी एमाइलेज, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एंजाइम होता है उसका नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको हम अल्फा एमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसके अलावा सलाइवा में एक IgA टाइप की एंटीबॉडी मिलती है। टोटल हमारी बॉडी में 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है, उनमें से IgA एंटीबॉडी सलाइवा में देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ अमाउंट में यूरिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सिक्रेशन कितना होता है इसका, 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर पर डे सलाइवा गेट्स सिक्रेटेड इन आवर माउथ, ठीक है। ऑल सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पेयर, ये बताया आपको मैंने। इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन कॉल्ड मम्प्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है इसमें, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, कॉल्ड मम्प्स, इसे मम्प्स कहते हैं इस डिजीज को। तो पैरोटिड ग्लैंड कभी कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है इसमें, तो उससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसका। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग से थोड़ा अलग है। इन्फ्लेमेशन एक मेडिकल टर्म है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, रेडनेस, इचिंग, हीट, स्वेलिंग और पेन। जब ये सिम्टम्स हमें कहीं दिखाई देते हैं तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन कॉल्ड मम्प्स, एंजाइम्स इन सलाइवा सिक्रेटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड। तो जितने भी एंजाइम आपको दिखाई देते हैं सलाइवा में, वो सारे एंजाइम जो होते हैं वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब पैरोटिड ग्लैंड ही रिलीज करती है एंजाइम्स को, ये दोनों ग्लैंड जो होती हैं वो उन एंजाइम्स को रिलीज नहीं करती, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सलाइवेशन जो होता है, मतलब सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है वो स्टिमुलेट किया जाता है नर्व्स के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो कौन सी नर्व्स में हेल्प करती है, क्रेनियल नर्व्स, मतलब वो नर्व जो ब्रेन से अराइज होती है क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो क्रेनियल नर्व कौन सी, 7th and 9th, ये दोनों नर्व जो होती है ये सलाइवेशन में हेल्प करती है, मतलब सलाइवा सिक्रीशन में हेल्प करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड्स को इनहिबिट करता है और सलाइवा को बंद करता है, रोकता है सिक्रीट होना, यानी डिक्रीज करता है। SNS यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेस सलाइवा सिक्रीशन एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस द सलाइवा सिक्रीशन, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स।
ओके, अब नेक्स्ट ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो स्टमक में मिलती हैं, ठीक है। तो वहां से भी एक जूस सेक्रेट होता है, इसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 टाइप की होती हैं। पहली है पेप्टिक, चीफ, ज़ाइमोजेनिक सेल, ठीक है। तो ये सेल्स सिक्रीट करती हैं किसको? एक पर्टिकुलर सिक्रीशन को। तो ये पहली है जिसका नाम क्या है? पेप्टिक सेल्स कह सकते हैं इसको, चीफ सेल भी कहते हैं, ज़ाइमोजेनिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। ज़ाइमोजेन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है क्या? कोई भी इनएक्टिव चीज, इनएक्टिव कोई भी सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं चीफ क्यों कहलाती है? सबसे ज्यादा नंबर में है। ज़ाइमोजेनिक इसलिए कहलाती है क्योंकि ये रिलीज करती है ज़ाइमोजेंस। ज़ाइमोजेंस मतलब इनएक्टिव एंजाइम्स, ठीक है। कौन से इनएक्टिव एंजाइम्स? प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन, ये दोनों क्या है? इनएक्टिव एंजाइम्स हैं और ये बाद में एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़ाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं, ज़ाइमोजेनिक, ठीक है। ओके, इसके अलावा गैस्ट्रिक एमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी रिलीज करती हैं। गैस्ट्रिक एमाइलेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो नॉर्मली इनएक्टिव रहता है स्टमक में, क्योंकि वहां पर मीडियम हमेशा एसिडिक रहता है, इसलिए तो वो इनएक्टिव ही रहता है। तो इसलिए गैस्ट्रिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का स्पेशल काम है इसका। गैस्ट्रिक एमाइलेज का जो काम होता है मेनली वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का है, लेकिन वो कर नहीं पाता अपना काम क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि वहां पर एसिड प्रेजेंट है और एसिडिक मीडियम में ये एंजाइम इनएक्टिव होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है ये वाला एंजाइम, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में फैट को डाइजेस्ट करता है, लेकिन आपसे फिर भी क्वेश्चन आता है कि कहां पर फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो आप स्टमक लिखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हो तो जाता है स्टमक से ही, बहुत कम होता है पर बिगिन यहीं से हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, ठीक है। दिस इज अबाउट पेप्टिक सेल्स। फिर आती है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती है ये रिलीज करती है HCl, या HCl रिलीज करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक और चीज रिलीज करती है, उसका नाम क्या है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें रिलीज करती हैं। तो क्या काम है HCl का यहाँ पर? HCl जब रिलीज होता है तो पूरा मीडियम एसिडिक हो जाता है। जब pH होती है वो कितनी हो जाती है स्टमक की? 1.5 से लेकर 2, यानी कि हाईली एसिडिक, और उसी एसिडिक मीडियम में ये दोनों एंजाइम्स एक्टिव हो सकते हैं। तो देखिए HCl क्यों रिलीज हुआ? इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए। HCl makes stomach environment acidic when pH 1.5 to 2 required to activate inactive enzymes. पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, फिर ये क्या है? इसके बाद क्या है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या करता है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। हम जो विटामिन B12 खाते हैं वो विटामिन B12 बिना इस फैक्टर के, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर के, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो B12 जो होता है वो इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम, वहां एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है म्यूकस नेक्स्ट सेल या गॉबलेट सेल। ये रिलीज करती है म्यूकस को, और म्यूकस का काम करता है, म्यूकस स्टमक की जो अंदर लेयर है, लाइनिंग है, उस पर एक लेयर बना लेता है ताकि एसिड जो होता है वो उस वॉल को जला ना सके, उसको हर्ट ना कर सके, उसको डैमेज ना कर सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वॉल है स्टमक की, तो इसमें एक लेयर बना लेगा ऐसे करके ये, और इस लेयर से क्या होगा? इस लेयर से जो HCl है वो नहीं पहुंच पाएगा इसकी वॉल तक, और स्टमक की जो वॉल है वो डैमेज होने से बच जाएगी, ठीक है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। तो ये तीनों ग्लैंड जो मिलकर जो सिक्रीट करती है उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, जिसकी pH हाईली एसिडिक होती है ड्यू टू HCl, कितनी? 1.5 से लेकर 2 तक। तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन जो होता है एक दिन में कितना होता है? 2 से 3 लीटर, 2 to 3 लीटर पर डे। और इन्फेंट्स में गैस्ट्रिक जूस की जो pH होती है वो कितनी होती है? 5। इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज गैस्ट्रिक जूस। इसके अलावा स्टमक में कुछ और टाइप की सेल्स हमको देखने को मिलती हैं। एपिथेलियम स्टमक आल्सो हैज बिलो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहली है एंडोक्राइन सेल्स और दूसरी है स्टेम सेल। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स। तो एंडोक्राइन जो सेल्स हैं वो 2 टाइप की हैं इसमें। पहली है आर्जेंटाफिन सेल्स और दूसरी है जी सेल या गैस्ट्रिन सेल। आर्जेंटाफिन सेल्स या जी सेल एंड गैस्ट्रिन सेल, ठीक है। तो आर्जेंटाफिन सेल जो होती है वो सेरोटोनिन रिलीज करती है, हिस्टामाइन रिलीज करती है,
और सोमेटोस्टैटिन रिलीज करती हैं। सेरोटोनिन जो होता है वो स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मतलब स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करेगा सेरोटोनिन, मतलब पेरिस्टालसिस कराने में हेल्प करेगा एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। हिस्टामाइन जो होता है वो वैसोडायलेटर, जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल को डायलेट करता है ताकि ज्यादा ब्लड वहां पहुंच सके, ठीक है। सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रीशन को, तो जो हार्मोन सिक्रीशन हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, तो वो उसको इनहिबिट करने की कोशिश करता है, मतलब जैसे जी सेल जो है ये रिलीज करती है गैस्ट्रिन हार्मोन, तो ये सोमेटोस्टैटिन जो है वो जी सेल को इनहिबिट कर सकता है ताकि ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज ना करे। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जी सेल या गैस्ट्रिन सेल रिलीज करती है गैस्ट्रिन हार्मोन, ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये तीनों, दीज आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन TRIN, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब ये सेल्स हैं वो नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप की जो सेल है एपिथेलियम में, एक तो हुई एंडोक्राइन जिसमें आर्जेंटाफिन और जी सेल आ गई, दूसरी टाइप की सेल है स्टेम सेल। स्टेम सेल वो सेल होती है जो नई सेल्स को बढ़ दे सकती है या जन्म दे सकती है। तो स्टेम सेल से नई सेल बनती है स्टमक में, और अगर कोई वुंड, अल्सर, कोई इंजरी हो जाती है अंदर एसिड की वजह से, तो वहां पर नई सेल की जरूरत पड़ती है हीलिंग करने के लिए। तो ये सेल्स नई सेल बनाती हैं और वहां पर हीलिंग हो पाती है किसकी, किसी भी अल्सर की या फिर किसी भी इंजरी की स्टमक की लाइनिंग पर, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।